हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं उसके आगे ये नेक्स्ट सब्जेक्ट आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा जियोकेमिस्ट्री। सो जियोकेमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जियोकेमिस्ट्री। तो जियोकेमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम जियोलॉजी में यूज करते हैं। ओके, सो जो फील्ड है जियोकेमिस्ट्री की वो इन्वॉल्व होती है स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जियोकेमिस्ट्री इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक रॉक्स। ओके, रॉक्स और इसके अलावा जो अदर प्लैनेट्स हैं एंड अदर प्लैनेट्स। ओके, जो और भी प्लैनेट्स हैं उनका एंड जो केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन दैट गवर्न कंपोजिशन ऑफ रॉक सॉइल एंड साइकिल ऑफ मैटर एंड एनर्जी दैट ट्रांसपोर्ट द अर्थ केमिकल कंपोनेंट्स इन टाइम एंड स्पेस। ओके, तो मेनली हमें जो कंपोजिशन है रॉक का या अदर प्लैनेट का और किस तरीके से वो कंपोजिशन किस तरीके से वो कंपोजिशन फॉर्म हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं मेनली इसके अंदर। सो आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो या फिर लिख देते हैं हम कि जियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स और अदर प्लैनेट इतना ही दिख रहा है। ओके, chemical processes and reactions that governs the composition of rocks and soil and cycle of matter and energy transport द अर्थ के जो ये हो गया कि अर्थ का जो केमिकल कंपोनेंट है वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर स्पेस पे किसी रॉक का सॉइल का कंपोजिशन क्या होगा एंड वो कंपोजिशन किस तरीके से बना होगा किसी भी सॉइल या रॉक के लिए, उसकी स्टडी हम करते हैं इसमें। अब जो जियोकेमिस्ट्री है वो हमें टूल प्रोवाइड करती है टू सॉल्व जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक determination of relative and absolute concentration of element and their isotopes in the earth and earth surface. So provide tool, इसको आप लोग डिटेल में लिखते जाइएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जियोकेमिस्ट्री प्रोवाइड टूल टू सॉल्व जियोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज वन प्रॉब्लम क्या होगी determination of relative and absolute concentration of element and their isotopes in the earth and earth surface। तो इसको हम लिख देते हैं determination of relative and absolute concentration। ओके, सेकेंड क्या होगा कि जो अब कंसंट्रेशन पता कर ली, उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके का मूवमेंट एलिमेंट तो करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, या फिर जो मिनरल्स हैं उनका गोल क्या है ये डिटरमाइन करने के लिए इन द अंडरलाइंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो मूवमेंट कर रहे हैं मिनरल्स वो किस तरीके से कर रहे हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ एंड इन मिनरल्स
with the goal to determine the underlying determine the underlying legalities of distribution and movement. Okay. So understanding in distribution. थर्ड क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, अब हमारे एनालिसिस करने के लिए उन एलिमेंट्स का और उनके आइसोटोप का इन द कॉस्मोस, जो भी हमारा स्पेस है उस पर, इनके बारे में देखने के लिए भी हम जियोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं. सो एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर आइसोटोप्स इन द कॉस्मोस. जो कॉस्मोस के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कॉस्मो केमिस्ट्री भी बोल देते हैं. ओके. अब जो मेजर गोल्स हैं जियोकेमिस्ट्री के वो क्या है? टू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन अर्थ एंड सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम. एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? टू डिस्कवर कॉज फॉर ऑब्जर्व केमिकल कंपोजिशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मटेरियल. जब आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लिया तो उसके बाद में उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह भी पता करना है. सो केमिकल कंपोजिशन पता किया, उसके बाद में टू स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स इंटीरियर एंड इन द सोलर सरफेस सिस्टम. तो जब केमिकल कंपोजिशन पता चल गया हमें किसी चीज़ का, तो हम उसके बाद में क्या पता करेंगे? उसके बीच में हो रही केमिकल रिएक्शंस के बारे में. तो जो एलिमेंट हमारे पास में है उनका अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ की सरफेस में क्या सोलर रिएक्शन चल रहा है वो, एंड उस अर्थ के अलावा जो अदर सोलर सिस्टम है पूरा, उस पर क्या रिएक्शन चल रहा है उसकी स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, to assemble this information into geochemical cycle and to learn how the cycle operated in the geological past and how they may be altered in future. अब जियोलॉजी हमेशा क्या होती है? पास्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं हम एंड फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. तो जब हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, फिर केमिकल कंपोजिशन पता चल गया, फिर केमिकल रिएक्शन भी पता चल गई, तो उनको असेंबल करते हैं एक जियोलॉजिकल साइकिल में, एक जियोकेमिस्ट्रियल केमिकल साइकिल में, जिसकी साइकिल की इंफॉर्मेशन से हम ये लर्न करते हैं कि साइकिल पास्ट में किस तरीके से ऑपरेट कर रही होगी एंड फ्यूचर में किस तरीके से ऑपरेट करेगी. तो ये होते हैं हमारे मेजर गोल फॉर जियोकेमिस्ट्री. आपको अगर नहीं लिख पाओ तो हम एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देते हैं, तो आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिए. हेडिंग होगी मेजर गोल ऑफ जियोकेमिस्ट्री. पॉइंट नंबर 1, टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ एंड सोलर सिस्टम. पॉइंट नंबर 2, टू डिस्कवर कॉज फॉर the observed chemical composition of terrestrial and extraterrestrial material. Point number 3, to study chemical reaction on the Earth's surface, its interior and in the solar system. Point number 3, to assemble its information into geochemical cycle and to learn how the cycle operated in the geological past and how they may be altered in future. सो आई होप आपको जियोकेमिस्ट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करना है हमें आने वाले लेक्चर्स में. ओके. अब जो जियोकेमिस्ट्री है उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा हीट से, किस तरीके से मूवमेंट होगा, क्योंकि मेजर सोर्स क्या है जो हमारे इंटीरियर में मिनरल्स हैं उनमें हम क्या पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे कौन सा मिनरल फॉर्म होता है. तो उसके लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? वो है हमारा हीट या फिर टेम्परेचर. अब मटेरियल किस टाइप का होता है? तो मटेरियल हमारा 2 टाइप का होता है. यहाँ से टाइप ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल होता है हमारा वो 2 टाइप से होता है. एक होता है हमारे पास में ब्रिटल मटेरियल,
एक होता है हमारे पास में डक्टाइल मटेरियल। ओके, अब जो ब्रिटल मटेरियल है वो क्या करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। एक लिमिट तक फोर्स लगाने पे वो रेजिस्टेंट करेगा एंड उसके बाद में ब्रेक हो जाएगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या फिर इलास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं। ये क्या करता है, शो करता है रप्चर, फॉल्ट एंड सीयरिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है डक्टाइल मटेरियल, ये कैसा होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक। और ये क्या शो करता है, फोल्डिंग। सो मोस्टली ये दो टाइप के मटेरियल होते हैं जिन पे हम अलग अलग हीट का, एनर्जी का इफेक्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। वैसे तो यही लगता है ना कि हीट और टेम्परेचर सेम ही चीज़ होंगी, बट हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हीट क्या होती है, हीट होती है टोटल इंटरनल एनर्जी। जो हमें फील होती है जब हम कोई भी चीज़, मान लो जैसे मोबाइल है, बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हीट हो जाता है। तो उसको हम जब टच कर रहे हैं तो वो हमको गर्म लग रहा है, तो वो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम फील कर पा रहे हैं। एंड टेम्परेचर क्या होता है, फीलिंग फैक्टर। टेम्परेचर फीलिंग फैक्टर। और ये किससे रिलेटेड होता है, काइनेटिक एनर्जी से। सो ओनली कॉरस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये कॉरस्पॉन्ड होता है ओनली टू द काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जो हमें समझना पड़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड लिथोस्टैटिक प्रेशर। ये अभी क्या चल रहा है, बेसिक्स चल रहा है, इसलिए आपको अलग अलग जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं हम। ओके, एक होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड एक होता है हमारा लिथोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब लगता है, जब कोई भी प्रेशर हो वो एक्सर्ट किया जा रहा हो बाय द फ्लूइड एट रेस्ट। जैसे कोई गोताखोर है, वो किसी जगह पे है और उस पर अलग अलग टाइप का फोर्स लग रहा है सराउंडिंग से, ड्यू टू फ्लड। जो फ्लड है, जो मान लो कोई गोताखोर है वो रिवर पे गया हुआ है, तो उस पर जो रिवर वाटर की वजह से फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड अगर कोई रॉक है वो बहुत डीप में है, एस्टोनिस्फीयर के ऊपर है, तो जो सराउंडिंग रॉक की वजह से लग रहा है उसको हम बोलते हैं लिथोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, एक्सर्ट होता है बाई फ्लूइड। ओके, और ये क्या होता है, इक्वल होता है इन ऑल द डायरेक्शन। उसके बाद में इसका भी क्या होगा फॉर्मूला, रो जी एच। एंड जो लिथोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये प्रेशर किसकी वजह से होता है, सो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक इनसाइड द अर्थ, बाय फ्लूइड बाय ओवरलाइंग रॉक्स। और इसको क्या बोलते हैं, कन्फाइनिंग जियोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। सो ऑल्सो नेम एज कन्फाइनिंग जियोस्टैटिक प्रेशर। कन्फाइनिंग जियोस्टैटिक प्रेशर। और इसका भी क्या होता है, जो
फॉर्मूला है वो होता है ρgh दोनों। ओके, जियोस्टैटिक प्रोसेस का भी। अब एक होती है, दो टाइप की हमारी एनर्जी होती हैं। एनर्जी एक होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी चीज़ें आप 11th-12th में अपना पढ़ चुके हो। ओके, इनको बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, पूरा पूरा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? प्रिजर्व करती है कोई भी बॉडी जब वो मोशन में होती है, मोशन में होती है। ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। सो इसके लिए वेलोसिटी ज़रूरी है। एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर की। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव कर रही है तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है उसका। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कोई भी बॉडी प्रिजर्व करके रखती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मोशन की वजह से होती है एंड ये होती है ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ये एक टाइप की स्टोर्ड एनर्जी होती है। एंड इसका फॉर्मूला होता है mgh। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक जो चीज़ें थी। ओके, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर रॉक है कोई, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर हम बाद में बताएंगे। क्वेश्चन है कि कोई रॉक है जिसकी डेंसिटी चलो पहले कुछ बेसिक्स और एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। ओके, तो हीट सोर्स क्या होता है हमारी अर्थ के लिए? जो हमारी अर्थ है उसमें जब तक हीट नहीं होगा तो क्या होगा? बाकी चीज़ें नहीं प्रोसेस नहीं हो पा रही होंगी, हमारी जो कन्वेक्शन वगैरह हम देखते हैं वो नहीं शो करेगा। तो पर अर्थ में हीट आया कहाँ से? तो जो अर्थ है उस पर जो टेम्परेचर है, हीट वो कहाँ से है? तो एक तो आ रहा है इस पर हीट जो प्राइमोडियल हीट था, जो हीट जब अर्थ फॉर्म हुई थी उस टाइम पे जो हीट था उस सरफेस पे, ये जो अर्थ पहले क्या थी? आग का गोला थी, फिर वो ठंडी होती गई। तो जो उस टाइम का अर्ली एक्रीशन एंड डिफ्रेंसिएशन हुआ था अर्थ पे, उसकी वजह से जो हीट बच गई, एक तो वो अर्थ है और दूसरा हीट है जो कि रेडियो एक्टिव डिके के द्वारा होती है, हमारे अर्थ पे जनरेट हो रही है आज भी। तो हीट जनरेट क्यों होती है अर्थ पे? की जो हीट है वो क्यों है? हीट सोर्स क्या है अर्थ के? हीट सोर्स ऑफ अर्थ नंबर 1 के हीट फ्रॉम द अर्ली एक्रीशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ द अर्थ। हीट फ्रॉम अर्ली accretion and differentiation of the earth. Differentiation of earth. And second क्या हो गया? Heat released by radioactive decay. तो ये दो होते हैं हमारे पास में हीट के सोर्स। अब हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं? तो एक होता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि जो हीट है वो क्या होगी? एक डिस्टेंट सोर्स पे जनरेट हो रही होगी, जैसे हमारे से कुछ दूर, जैसे सन है, या अगर डे टू डे लाइफ में देखें तो जब ठंड होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अलाव जलाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आग के अंदर हाथ डाल देते हैं, जो सोर्स है वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है एंड हम लोग आग सेक रहे होते हैं उससे। तो जो उसका टेम्परेचर, जो उसके रेडिएशन है वो हम तक पहुंच रहे होते हैं, वो प्रोसेस होती है रेडिएशन, जब हीट डिस्टेंट सोर्स में है और इंटरवेंट करती है बाय द मीडियम।
कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है कि हॉट एंड कोल्ड बॉडी दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं और एक के वाइब्रेशन की वजह से दूसरा भी जो है वो वाइब्रेट हो जाता है और वाइब्रेट होके हीट ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होगा? इसमें जो कंडक्शन है इसमें मटेरियल का ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा। एंड जो कन्वेक्शन है इस पे जो हॉटर रीजन का फ्लूइड है वो अपवेल करेगा इन द कूलर रीजन और फिर कूलर रीजन में जाके वो उसको गर्म करेगा एंड खुद सिंक हो जाएगा। इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है और जो मटेरियल है ये खुद ही मूव करता है। जो हॉटर मटेरियल है वो मूव करके जो कूलर मटेरियल है उसको हीट अप करता है। एडवेक्शन, एडवेक्शन में क्या होता है? एडवेक्शन एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का कंपोनेंट होता है और इसमें भी फ्लो होता है थ्रू द फ्रैक्चर एंड पाइप्स। जो भी ओपनिंग्स वगैरह मिल जाती हैं अर्थ पे हमें जो इंटीरियर में, उसकी वजह से जब जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम एडवेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल होता है एंड कन्वेक्शन हमारा वर्टिकल होता है। कन्वेक्शन से हम लोगों ने जो कि हम बांगर वाली सीरीज थी उस पर पढ़ा था बहुत डिटेल में कि किस तरीके से कन्वेक्शन जनरेट होता है, कन्वेक्शन सेल जनरेट होती हैं, कैसा वो इफ़ेक्ट करता है और भी मूवमेंट पे अर्थ की। सो आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से होता है। इनकी डिटेल हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे बट वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इस पर बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर एंड जो भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं।